हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टीज़ या कोई भी जो है यहाँ पे वीडियो को जो देख रहा है उन सब का मैं स्वागत करता हूँ JS आर्मी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एजुकेशन फील्ड के अंदर 11th-12th के अंदर मैं 2011 से काम कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो 12 साल का एक्सपीरियंस है, 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कुछ स्कूल्स के अंदर काम किया है और कुछ प्रोफेशनल कोचिंग इंडस्ट्री जो है, जो पब्लिसिटी में ढेर सारा पैसा लगाती है, ऐसी इंडिया की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी मैंने जॉब की हुई है। जैसे मैंने बताया, स्कूल्स के अंदर भी मैं था, डे केयर स्कूल्स के अंदर भी मैं था, और रेगुलर स्कूल्स जो हैं, ठीक है, जो सेमी गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी मैं जॉब कर चुका हूँ। और एट प्रेजेंट मैं कुछ छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसके साथ मैं अभी कनेक्टेड हूँ। यूट्यूब पे भी आपको पता है मैं बच्चों की हेल्प करता रहता हूँ, और पर्सनल ट्यूशन्स जो हैं, मेरे खुद के कोचिंग क्लास हैं, वो भी है एब्सोल्यूट करियर इंस्टीट्यूट। तो एट प्रेजेंट मैं कोई स्कूल के साथ या कोई बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। जो टारगेट है उनका, वो टारगेट अचीव करने के लिए हम हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही मेहनत करते हैं और उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, ना कि उनको गुमराह करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि इस साल 2023 में गुजरात बोर्ड में इतना कम रिजल्ट क्यों आया, क्या फैक्टर्स हैं, किसकी गलतियां हैं, सिस्टम की गलती है, बच्चों की गलती है, फैकल्टीज़ की, टीचर्स की गलती है, या फिर क्या रीजंस रहे होंगे जिससे इतना कम रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट ना आए इसलिए अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चे जो है वो क्या ध्यान रख सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप कोई कोचिंग इंडस्ट्री के फैकल्टी हो तो भी आपको ये जो मैं आज कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके सामने, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई स्कूल के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप प्योर बिजनेस कर रहे हो, बच्चों के जो फ्यूचर है उसके साथ अगर आप खेल रहे हो, तो उसमें भी आप कैसे बच्चों का फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकते हो। अपना प्रॉफिट थोड़ा साइड में रख के बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच के कैसे आप काम कर सकते हो, उसके बारे में आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। थोड़ी बातें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे फैकल्टीज़, इंडिविजुअल्स को यहाँ पे नहीं पसंद आएगी, पर जो सच है वो सच बताना और सही गाइड करना, यही जो है वो मैं ये मानता हूँ कि वी आर सोशल एनिमल। हम इंसान हैं, हमारा काम यही है कि दूसरों की हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे ईमानदारी से तो पैसा तो मिलना ही है। तो वो पैसा लेने के बाद भी अगर हम, जो इंसान हमें पैसा दे रहा है, स्पेशली एजुकेशन बिजनेस ऐसा है कि इसमें हम किसी के फ्यूचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसके साथ हम खेल नहीं सकते हैं, ठीक है। खाली मनी माइंडेड सोच के, पैसों के बारे में सोच के किसी के फ्यूचर के साथ खेलना वो सही नहीं होता है। तो बस इसी बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, हर एक वर्ग जो है, हर एक क्लास जो है, उसको ये वीडियो कहीं ना कहीं काम आएगा। स्टूडेंट, टीचर्स, बड़े बड़े माफियाज, उनको भी काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को शुरू करते हैं और फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करते हैं आज। क्या मैं मानता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिससे इस साल रिजल्ट बहुत ही कम आया है। रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है लास्ट कुछ सालों का। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत ये है कि ये बड़े बड़े बिग मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ये इंस्टीट्यूट कुछ हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट,
अब मुझे यहाँ पे नाम लेने की पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है, जिसकी होल्डिंग आपको दिखते हैं पूरे इंडिया में, गुजरात की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया में जिसकी होल्डिंग आपको दिखते हैं। आप अगर टीवी ऑन करोगे, न्यूज़ चैनल ऑन करोगे या फिर रेडियो ऑन करोगे तो जिसके एड्स आपको सुनाई देते हैं, मैं उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा आज 10th के बाद अगर 11th के अंदर वहाँ पे एडमिशन लेता है तो वो जो बच्चा है उसको NCERT पढ़ाई नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं वो पेरेंट्स इससे अनजान है, वो पेरेंट्स को पता है, वो बच्चे को पता है, क्योंकि वो जब इंक्वायरी में जाते हैं तो डेफिनेटली ये बात होती ही होगी कि यहाँ पे हमारे खुद के अलग से कुछ बुक्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसको मार्केट में हमने इतना वायरल करके, इतना हाउ पैदा करके रखा है कि इसकी वैल्यू इतनी सारी है कि आपकी NCERT साइड में हो जाती है। जबकि यही कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े फैकल्टीज़ जिनका लाखों में करोड़ों में पैकेज होता है, वो बोलते हैं कि नीट का पेपर NCERT से आएगा, JEE मेंस बहुत सारे 70-80% पेपर NCERT से आएगा। वो खुद NCERT फॉलो नहीं करते हैं, ना करवाते हैं, खुद के अपने बुक बनवा के रखे हैं, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब मटेरियल उनका खुद का होगा। NCERT तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है, कुछ बहुत ही कम पैसों के अंदर 200, 300, 400 रुपये में वो बुक जो है, और ऑनलाइन तो फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो इतने बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका खुद का मॉड्यूल है। जब बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेता है 11th साइंस में, तो उसको बेस जो है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का कुछ पता नहीं उसको बेस, वो डायरेक्ट हवा में उड़ता है दोस्तों, डायरेक्ट हवा में उड़ना। आज हम फ्लाइट पकड़ते हैं तो घर से जाते हैं पहले एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जाते हैं, फिर धीरे धीरे एंट्री करते हैं अलग अलग जो भी वहाँ पे जो हमारी एंट्री जहाँ पे होती है वहाँ पे, फिर वहाँ से बस में जाते हैं फ्लाइट के, और फिर फ्लाइट धीरे धीरे सिग्नल फाइंड करती है, सिग्नल फाइंड करने के बाद टेक ऑफ करती है फ्लाइट, ठीक है। टेक ऑफ करने में कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा भी निकल जाता है, ट्रैफिक की वजह से कभी ना कभी फ्लाइट हमारी 1-2 घंटे डिले भी होती है। पर नहीं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ये डायरेक्ट आपको फ्लाइट में बिठा देंगे, वो भी समझ लो कि डायरेक्ट ऊपर, टेक ऑफ वगैरह कुछ होता ही नहीं इधर। तो बेसिक कंसेप्ट की तो समझ लो वाट लगा दी, बेसिक कंसेप्ट जैसा कुछ है ही नहीं। इनके खुद के मॉड्यूल, एक टॉपिक पढ़ाया, MCQ करवाए, 5 MCQ करवाए, ऐसे MCQ करवाए कि बच्चे इससे खुश हो जाए, बच्चों को लगे कि भाई हाँ हमको सब आता है, मैं ही भगवान हूँ। अब इसके बारे में तो क्या है, ये बड़े बड़े मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो पैन इंडिया, जो पूरे इंडिया में पब्लिसिटी करते हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, इनके कांड जो हैं वो आपको बताने के लिए। पर आप समझ गए होंगे, सबसे पहला रीज़न जो है यहाँ पे, इस वीडियो को मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि खुद का बुक ही नहीं है, NCERT जो है उसको ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नए नए जो फैकल्टीज़ है जिनको 1 या 2 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उनको आपके बच्चों के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो रह चुका हूँ इससे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो स्टाफ रूम के अंदर मैं देखता हूँ कि फैकल्टी बुक लेके रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारने के बाद, रट्टा अच्छे से लगाने के बाद क्लास में जाके एंटरटेन करवा देते हैं, पढ़ाना साइड में हो गया, और पेरेंट को, बच्चे को तो ये बड़ा बड़ा जो नाम है वो देख के वहाँ चले जाते हैं। अब 4-6 महीने बाद बच्चे को पता चलता है कि साला कुछ पढ़ ही नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब तक तो 1 साल निकल जाता है। फिर वो बच्चा जब पेरेंट को बोलता है तो पेरेंट बोलता है गधेड़े, तेरे को ही नहीं आता है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, हर साल इतने सारे इसमें से रैंकर निकलते हैं, तो गलती तेरी है, इंस्टीट्यूट की गलती थोड़ी है, इतने सारे एग्जाम लेता है, इतना परफेक्ट शेड्यूल है, कभी छुट्टी नहीं होती है, इतना बढ़िया यूनिफॉर्म, इतने बढ़िया मॉड्यूल, इतना मैसेज आते हैं हर संडे आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसके, तो सिस्टम परफेक्ट है, फैकल्टी परफेक्ट है, गधा तो ही है। बच्चे पे ट्रस्ट करते नहीं पेरेंट्स, ऐसे से 2 साल निकल जाते हैं और हो जाता है आपका रिजल्ट का सत्यानाश। तो ये बात है। तो एक तो NCERT के लोग फॉलो नहीं करते, और जो फैकल्टीज़ हैं, एक फैकल्टी होगा जो नामी होगा, जो 1 या 2 बैच में पढ़ाता होगा,
बाकी 20 या 25 या 30 बैच के अंदर या कोई और ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच के अंदर कोई भी फैकल्टी जाता होगा जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कोई सब्जेक्ट आता भी नहीं है। अभी इंजीनियरिंग फार्मेसी करने के बाद लोग बेकार बैठे हैं, तो उनको ये लोग रिक्रूट करते हैं, और रिक्रूट करने के बाद क्या करेंगे? रिक्रूट करने के बाद ना उसने बीएड किया है, बीएड का मतलब बैचलर इन एजुकेशन, उसको पता ही नहीं बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अरे उसको खुद को जॉब नहीं मिली, फार्मेसी और इंजीनियरिंग करने के बाद खुद को जॉब नहीं मिली, तब उसने सोचा कि साला मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। समझ आ रहा है? ऐसे फैकल्टी आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। हो गया सत्यानाश, समझ गए होंगे आप। दूसरा, थोड़ी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, शॉर्टकट्स यहाँ पे होते हैं, कोई प्रिफर्ड मेथड नहीं होता इनका। समझ आया? शॉर्टकट्स, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड आपको सिखाया जाएगा। आपको एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल नहीं करवाया जाएगा, कोई इंटेक्स क्वेश्चन नहीं होगा, कोई एक्सेस का क्वेश्चन कुछ डिस्कस नहीं होगा। डायरेक्ट मैं कहूँ हवा में बात होता से हवा में बातें होगी। तो दूसरा रीजन है शॉर्टकट्स होते हैं, कोई प्रेफर्ड मेथड नहीं है। जो भी फैकल्टीज आजकल हैं, और आज गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी इंसान, कोई भी जो एम्प्लॉय है, वो इंजीनियरिंग, फार्मेसी या कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर सकता है। पर बीएड में भी स्कैम है। बीएड भी कैसे होता है? समझ लो, बीएड भी आप पैसे दे दो और हो गया बीएड आपका। आपको बीएड के कॉलेज में नहीं जाना, खाली पैसा भरना है और फाइनल एग्जाम देने जाना है। तो क्या बीएड किया तुम लोगों ने? खत्म हो गई बात वहां पे। तो ये बात है। तीसरा पॉइंट है, प्रोफेशनल्स जो हैं वो धीरे धीरे बिजनेस में आने लगे हैं। आप देखो, कुछ सालों पहले, मतलब जब मैं पढ़ा था, जैसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है AS पटेल सर से। अब वो जो अरविंद सर थे, उनका केमिस्ट्री, वो जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और पहले दोस्तों, कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले कैसा था कि जो फैकल्टी है, जैसे केमिस्ट्री, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं खुद ही, मेरा ऑफिस जो है ना, उसको फंड कर रहा हूँ। मतलब मेरा खुद का ही ऑफिस है, समझ लो। मतलब मैं खुद ऑफिस ले रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ, मैं खुद पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आजकल प्रोफेशनल्स आ गए हैं बिजनेस में, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ गए हैं। तो आज अगर किसी के पास पैसा है, जैसे 1 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिया और उसने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स सबको हायर कर लिया। अब वो जो बंदा 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है बिल्डिंग के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे, उसको केमिस्ट्री के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन कुछ पता नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है, वेलोसिटी वगैरह, ग्रेविटेशन फोर्स कुछ नहीं पता उसको। मैथ्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसको इंटीग्रेशन का स्पेलिंग भी नहीं पता। बायोलॉजी में क्या आता है उसको नहीं पता, पर उसके पास 1 करोड़ रुपया है, उसने इन्वेस्ट कर दिया और कुछ फैकल्टीज को हायर कर लिया। अब सोचो, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने बैठा है, तो फिर तो कैसे हो पाएगा? एजुकेशन में बिजनेस कैसे हो पाएगा भाई? और एक बात डिस्कस करेंगे, कुछ स्कूल्स के अंदर मैं रह चुका हूँ, किसी को पॉइंट आउट करना वो एक गलत बात होती है, पर सच बताना ये भी एक दूसरी बात होती है। तो आजकल बहुत सारे अनुभव मेरे को भी हुए हैं कि स्कूल्स जो हैं वो फेक रिजल्ट बनाते हैं। अब स्कूल अगर फेक रिजल्ट बना के पेरेंट के सामने अगर शो करता है, तो आप सोचो इससे गंदी हरकत क्या हो सकती है। अगर कोई स्कूल, आप सोचो, अगर कोई स्कूल आपके बच्चे का फेक रिजल्ट बनाए और वो फेक रिजल्ट आपको शो करे, जैसे आपका बच्चा जो है उसके 30 या 40 आ रहे हैं 100 में से, और उसको वो स्कूल 80 मार्क्स दे दे, 70 मार्क्स दे दे, और फिर आपको वो शो करेगा, तो क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप इतना ज़्यादा उसके पेपर्स चेक नहीं करते हो कि कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए, कैसे रिजल्ट बनाए। क्योंकि 10th में उसके 70-80 आ गए थे, तो आपने सोचा कि हाँ इसमें भी 70-80 स्कूल ने दिए हैं तो सही जा रहा है बच्चा, जबकि वो बच्चों के एक्चुअल रिजल्ट उस बच्चे का 30-40 होता है, पर आपके सामने 70-80 करके प्रेजेंट किया है। समझ आ रहा है? तो आप सोचोगे कि वो बच्चा तो सही जा रहा है, तो आप वो जो बच्चा है आपका, उसको घर पे आप डांटोगे नहीं, आप बोलोगे सही जा रहा है। अभी घर पे इतना थोड़ा पढ़ रहा है तो 70-80 आ रहे हैं, तो थोड़ा बोलोगे तो 90 ला देगा आपको, ऐसे ही होगा, पर एक्चुअली उसके मार्क्स 30-40 है, तो उसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केस हैं डिस्कस करने के लिए, नाम के साथ मैं बता सकता हूँ। और जैसे मैंने बोला, ये अच्छी आदत नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करें,
पर हाँ, साथ में सच बताना भी ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई और पेरेंट या फिर जो भी ये बंदा ये कर रहा है वो ये ना करे। क्योंकि मैंने बोला ना, एजुकेशन जो है इससे आपको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलता। तो पैसा मिलता है तो गलत क्यों करे फिर? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा पैसा कमा के ज़्यादा ज़मीन खरीद लोगे, ज़्यादा होटल्स बनाओगे, ज़्यादा हॉस्पिटल बनाओगे, हैं? पैसा जो है उसको खा तो नहीं सकते हैं। दोपहर में खाने के लिए 2 या 3 या 4 रोटी चाहिए, थोड़ी सब्जी चाहिए, हैं? दाल चावल थोड़े चाहिए, या कड़ी चावल चाहिए, खिचड़ी चाहिए, एक मिठाई चाहिए। क्या आपकी थाली में हर रोज़ 5 मिठाई रख देंगे? दाल, कड़ी, स्वीट दाल, तड़का अलग दाल जो है, तीखी दाल, कड़ी रख देंगे और भी 2-4 चीज़ें रख दें तो क्या खा पाओगे आप? तो इतना सारा पैसा हड़प के किसी को उल्लू बना के कितना लंबा जाओगे, हैं? और गलत करके फिर वो गलत जो है वो आप पे भी आएगा, आपकी सेहत पे भी आएगा और आपकी पीढ़ी पे भी आएगा। जहाँ 5 रुपये अगर आपका बच्चा आपसे मांग रहा है, वह 50 रुपये का खर्चा करवाएगा, तो पैसा कहाँ जाएगा? हजम ही नहीं होगा। याद रखो, इतना पैसा हजम नहीं होगा, गलत पैसा हजम नहीं होगा। एक बच्चा है 9th में था, उसके पेरेंट जो है, क्योंकि उनकी जो बेटी है, मतलब वो जो लड़का है जो 9th में था, उसकी बहन को मैं पढ़ा चुका था और दूसरी बहन को ट्यूशन रखवाने मेरे पास वो आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा लड़का है 9th में। अब वो जो 9th में लड़का है उसका एक स्कूल में हमने एडमिशन करवाया है। उसने 9th में हिंदी का पेपर था, हिंदी लैंग्वेज का 80 मार्क का पेपर था। अब वो 80 मार्क का पेपर था, उसमें उसने लिखा था 40 या 45 मार्क्स का लिखा था और स्कूल ने उसको 80 में से 65 मार्क्स दिए हैं। समझ आ गया होगा शायद आपको, आपका अगर ध्यान होगा तो वीडियो के अंदर 80 मार्क का पेपर था। मार्क्स कितने आने चाहिए? 40-45 का लिखा था, तो सब सही लिखा हो तो 40-45 आने चाहिए, पर 65 मार्क्स आए। पेरेंट को कुछ पता नहीं है, पर बच्चे ने खुद ने बोला कि साला मेरे मार्क्स इतने आ नहीं सकते क्योंकि मैंने पेपर में इतना लिखा ही नहीं है। अब सोचो 9th में फेक रिजल्ट बनाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप रिजल्ट शो करोगे, उसकी पब्लिसिटी करोगे, आपके जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं उनको बोलोगे व्हाट्सअप स्टेटस पे रखो, आप अपना खुद का फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे पेड एक पेज बना दिया होगा आपने, वहाँ पब्लिसिटी करोगे कि हमारे वहाँ इन सब बच्चों के A1 ग्रेड आए हैं, कुछ मेडल देते हुए फ़ोटो खिंचवा दोगे और वो फ़ोटो की पब्लिसिटी करोगे। गलत है ना यार? खुद सोचो आप, अगर आप वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि बंदे ने तो हमें एक्सपोज कर दिया, पर आप खुद सोचो क्या सही है ये? और सही है तो कितनी हद तक ये सही है, और कब तक ये सही रहेगा, ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो पेरेंट मुझे हंस के बोल रहे थे कि सर क्या करें, इस स्कूल में तो ऐसा है। अब मैंने बोला कि सर मैं तो इस फील्ड में हूँ, अब मैं आपको ऐसा क्या बताऊँ, कौन सा एड्रेस बताऊँ जहाँ पे आपको ये सही मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई एड्रेस मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, और है ही नहीं, मैं आपको बता दूं है ही नहीं। ठीक है, आप देखना अगर आपका बच्चा कहीं 6th में 7th में, मैं तो बोल रहा हूँ 1st स्टैंडर्ड से 10th तक, 11th 12th भी कहीं पे भी, आप देखना पहले 9th तक सुन लो, मैं 9th तक की कहानी बताता हूँ। 9th तक उसको हवा में उड़ाया जाएगा, 100 में से 60, 70, 80, 90 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपके बच्चे के खिलाफ बोला जाएगा तो आपको पसंद है नहीं। सबसे पहली बात, आप सच तो सुन नहीं सकते हो बच्चे के बारे में। एज अ पेरेंट अगर आपको पता है आपका बच्चा कितने ला सकता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी वो फेक रिजल्ट बना के आपके सामने जब रखते हैं तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ मेरे बच्चे ने तो 80 ला दिए, 90 ला दिए, रिजल्ट में लिख दिया वेरी गुड। तो ये फेक रिजल्ट है। किसी को भी पूछो मैथ में 80 में से 70, 80 में से 75, 10th में पूछो 100 में से 60, 100 में से 70, क्यों नहीं आते तब 95, 99, 98 क्यों नहीं आते बताओ मेरे को?
वही बच्चे के 8th में 6th में 7th में 100 में से 90 प्लस जा रहे थे, तो 10th में क्यों नहीं आए? अरे धीरे धीरे ईयर बाय ईयर दिमाग जो है वो भी तो धीरे धीरे ग्रो करता है भाई, लॉजिक भी तो ग्रो करता है, लॉजिक भी बच्चे का ग्रो करता है, ट्यूशन रखवाते हैं, इतनी सारी समझ है बच्चे के अंदर, ठीक है, मोबाइल में ये कर लेता है, टीवी में ये कर लेता है, कहीं जाने का होता है तो इतनी सारी बातें उसको पता है, तो क्या 10th में आके उसका दिमाग थोड़ा ग्रो नहीं किया? तो क्यों 10th में भी 90 आने चाहिए ना? तो तब क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि नहीं स्कूल में ऐसा और नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल वाले फेक रिजल्ट बनाते हैं, दिस इज फैक्ट, फैक्ट एकदम सच। और फेक रिजल्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, और नेक्स्ट रीजन, 5th रीजन क्या है? स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इतने प्रेशर में बाइफरकेट नहीं कर पाते चीजों को। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अब एक टॉपिक अगर मैं ले लूँ, से फॉर एग्जांपल आज ही मैंने पढ़ाया लेक्चर में बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर बोर्ड में पूछेंगे तो आपको 2 रिएक्शन लिखने हैं और 3-4 लाइन में उसको समराइज कर देना है, स्टेटमेंट लिखना है सेट जेफ का। यही चीज़ अगर आप JEE नीट में देखो तो एलिमिनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इंटरमीडिएट क्या है, एलिमिनेशन क्यों हुआ, क्या अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल में उस एग्जाम्पल के अंदर प्रोडक्ट जो बनेगा उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये सब चर्चा होती है उसके अंदर। तो अब कोई फैकल्टी ने अगर बोर्ड के लिए पढ़ाया और JEE नीट के लिए पढ़ाया तो बच्चे को सबसे पहले लेक्चर में इतना ध्यान रखना है कि कब फैकल्टी बोर्ड बोल रहा है तो बोर्ड का अलग से नोट डाउन करें, और कब फैकल्टी बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तब वो अलग नोट डाउन करें। और जब पढ़ने बैठे तो जब बोर्ड का पढ़े तो उतना ही फोकस करें, और JEE नीट का पढ़े तो सब फोकस करना है उसको। तो बच्चे इसको बाइफरकेट नहीं कर पाते क्योंकि लोड इतना बढ़ गया। हर एक टॉपिक के अंदर 2 चीजें हैं, बोर्ड कॉम्पिटिटिव, बोर्ड कॉम्पिटिटिव। तो ये समझना बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने बताया कुछ प्रोफेशनल्स हैं, नीट JEE इतना हाउ ग्रेड कर दिया है कि बोर्ड साइड में हो गया, ये बहुत बड़ा रीजन है। और एज अ पेरेंट या एज अ अगर मैं बोलूँ कि मतलब कोई भी इंसान जो है वो जब अपने बच्चे को 11th के अंदर एंटर करता है साइंस के अंदर तो एक ही चीज सोचता है, बोर्ड नहीं सोचता, वो सोचता है या तो डॉक्टर बन जाए या तो JEE एडवांस करके उसको कोई IIT में NIT में एडमिशन मिल जाए। अब देखो, हर एक उंगली हमारी सेम नहीं है, तो हर एक बच्चा सेम नहीं होता। हर एक बच्चे की जो मैं बोलता हूँ मेमोरी पावर जो है या फिर जो भी उसकी कैपेसिटी है, वो डॉक्टर बनने की कैपेसिटी वाला बच्चा अलग होता है, एडवांस करने वाला बच्चा अलग होता है, बोर्ड करने वाला बच्चा अलग होता है, खेल कूद में आगे बढ़ने वाला बच्चा अलग होता है, कुछ और टैलेंट जो है उसके अंदर ग्रो करने वाला बच्चा, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो जैसे 3 इडियट्स में दिखाया था, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके मम पे थप्पा मार दिया बनेगा इंजीनियर, बनेगा डॉक्टर, ऐसा नहीं होता भाई। अब मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, मोबाइल का ज़माना है, आप मोबाइल करते रहते हो पूरे दिन, एज अ पेरेंट भी आप मोबाइल करते रहते हो, आपको इतना पता है कि भाई हर एक इंसान की कैपेसिटी सेम नहीं होती है, तो क्यों फोर्स करते हो नीट और JEE के लिए ओनली क्यों फोर्स करना है? बोर्ड करके, बैचलर्स करके, कोई पर्टिकुलर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो में बैचलर करके, GPSC करके, UPSC करके, या अपना बिजनेस करके, बैचलर करके बिजनेस भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करके भी, बहुत यहाँ पे वास्ट फील्ड है ये तो साइंस तो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं डॉक्टर बनो तो ही 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हर महीने कमाओगे। लाखों में कमाना या अच्छी इमेज बनाना, उसके लिए डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अच्छी चीजें अगर टॉप पे रहोगे कोई भी फील्ड में तो अच्छा काम मिलेगा, या अच्छा बिजनेस करोगे अच्छा पैसा आएगा, अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ओनली नीट और ओनली JEE ये नहीं करना है, नीट JEE करना है और साथ में नहीं बोलना कि बोर्ड भी है। समझ आ रहा है? क्योंकि इस साल मैंने देखा ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे नीट कर रहे हैं, 2 साल नीट कर रहे हैं, वो बच्चे नीट में क्वालिफाई नहीं हुए क्योंकि गुजरात बोर्ड के अंदर 50% लाने पड़ते हैं। गुजरात बोर्ड के रिजल्ट में 50% आएंगे तब नीट में क्वालिफाई है, और JEE एडवांस के लिए गुजरात बोर्ड में 75 होने चाहिए, तो वो क्राइटेरिया किसी ने फुलफिल ही नहीं किया, तो लोग नीट और JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। तो
तो नीट और जेईई में कुछ ला दिया, उसका कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ बोर्ड के अंदर, तो क्या मतलब है? तो ये भी तो साथ में दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो है बच्चे परफेक्ट मटेरियल जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे, परफेक्ट मटेरियल को फॉलो नहीं कर रहे, जैसे एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप कोई रेफरेंस लेना है तो आप दर्पण ले लो, ठीक है, बेस्ट जो है वो मटेरियल है, उसके अंदर क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखा है, कितने लेंथ में आंसर होना चाहिए वो भी लिखा है। तो अगर आपको कोचिंग इंडस्ट्री से या कहीं आपके सर ने कोई मॉड्यूल दिया है और वो पढ़ के आप जाते हो और एग्जाम में लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर तो क्या है, शॉर्टकट्स लिखे, एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं जो एमसीक्यू नीट जेईई में पूछते हैं, वो बोर्ड के अंदर है ही नहीं, तो वो क्यों लिख रहे हो बोर्ड के पेपर में, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? नेक्स्ट है नॉट इनफ राइटिंग। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस सही नहीं है बच्चों की, 11th में बोर्ड होता नहीं है। तो मैंने तो देखा है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे तो राइटिंग प्रैक्टिस होने वाला नहीं है। कुछ स्कूल्स भी ऐसे हैं जो 11th में राइटिंग प्रैक्टिस करवाते नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू की एग्जाम लेंगे। मैंने बोला डायरेक्ट प्लेन में फ्लाइट में बैठ जाओ, स्ट्रगल है ही नहीं, डायरेक्ट बैठ जाओ फ्लाइट में, हाइट में बैठ जाओ, खत्म, हवा में उड़वानो बस। तो बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है 11th से, इसलिए हो रहा है। पेपर ट्विस्टेड आते हैं कुछ सालों से, लास्ट कुछ साल अगर आप देखो 19 के बाद, 2019 के बाद, कोरोना के बाद पेपर जो है थोड़े ट्विस्टेड आते हैं। तो जो आईएमपी की बात है, जो बच्चे आईएमपी पर डिपेंडेबल रहते हैं वो गए, उनका काम होगा नहीं, क्योंकि जो कंसेप्ट थियोरिकली इंपॉर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर के किसी भी कोने से कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सरसाइज में हर एक चैप्टर में 20, 30, 50 सम है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पकड़ के पूछ लिया, ये दिक्कत है। और लास्ट फैक्टर है कंपटीशन बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग जो माफियाज हैं, इंस्टीट्यूट है, उनके बीच में ये जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में बच्चा जो है उसका रिजल्ट जो फंस जाता है। क्योंकि क्या है, आप खुद सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ आप खुद सोचो, अगर कोई बच्चा नीट और जेईई कर रहा है कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ये बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, तो उसके हिसाब से 2 साल 11th 12th पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू क्वेश्चन तो जोरदार होना चाहिए कि नहीं? तो बोर्ड में अगर एमसीक्यू किसी भी लेवल के आए तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना वो, क्योंकि 2 साल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीट जेईई कर रहा है, तो बोर्ड में कितना भी टफ एमसीक्यू पूछ लो उसको तो आना ही चाहिए। तो 50 में से 40 या 35 मार्क्स तो वहां पे पास हो गया, वो 50 में से 40 या 35 मार्क्स आने चाहिए, तो वहां पे वो बच्चा पास हो गया। पर नहीं, वो बच्चा गुजरात बोर्ड के एमसीक्यू में भी 50 में से 5 या 10 मार्क लेके आता है। अब ऐसा क्यों? तो पेपर क्यों इतने टफ सेट हो रहे हैं? तो सोचो, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्कूल, डमी स्कूल का कंसेप्ट अपना रहे हैं। अब वो ठीक है, मेरे हिसाब से डमी स्कूल कंसेप्ट सही है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा क्यों सही है, 11th 12th में क्यों सही है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, नेक्स्ट एक आध वीडियो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो डमी स्कूल ठीक है, बट यहां पे बात ये है कि आपका बच्चा जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ठीक है जा रहा है, तो डमी स्कूल ले रहा है, मतलब डमी स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल तो डमी होते नहीं है बराबर, तो कोई प्राइवेट डमी स्कूल में जाएगा, तो इसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है वो बोर्ड का पेपर सेट करता है, उसको उसके क्लास में बच्चे दिखते नहीं है, उसको पता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं खुन्नस है मन के अंदर, समझ आ रहा है? उसके मन के अंदर एक दुविधा है कि साले बच्चे मेरे पास आ नहीं रहे हैं, और बच्चे जो है मेरे पास आ नहीं रहे हैं और वहां जा रहे हैं। एक काम करते हैं, पेपर ऐसा बनाते हैं कि वहां के बच्चों की एग्जाम हो जाए सच में। अब सोचो, जब फैकल्टी एग्जाम लेने बैठेगा ना तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा, तो पेपर ऐसा ही सेट करते हैं कि देख लेते, चलो आ जाओ, देख तो मैदान में आ जाओ, देखते हैं उनको। अब इस मेंटालिटी के साथ जब पेपर सेट होगा तो बच्चा कैसे करेगा सोचो। तो जो पेपर सेट कर रहा है उसको खुन्नस किस पे? कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल पे खुन्नस लेके बैठा है, इसके बीच में है बच्चा, पेरेंट, खत्म हो गया फ्यूचर, ये बात है।
तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो अब इसको मैं समराइज करता हूँ कि क्या करना क्या चाहिए एज अ पेरेंट, क्या करना चाहिए। बाकी जितने भी लोग गलत कर रहे थे उनको क्या करना चाहिए, आई होप अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा आपको कितना क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं वीडियो को समराइज करता हूँ। एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए। तो एज अ पेरेंट जैसे मैंने बोला, नीट JEE ही लेके बैठो, ज़रूरी नहीं है। गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करो आप, क्योंकि NCERT बुक से ही नीट और JEE मेंस के पेपर जो है वो डिज़ाइन होते हैं। नीट तो 90% और मेंस 70-80% बुक से डिसाइड होता है, बुक से डिज़ाइन होता है। अगर आप उतना भी कर लो तो 90 तो आपके आने ही आने हैं। दूसरा, आप NCERT को दोस्तों मत छोड़ो, NCERT का लाइन टू लाइन पढ़ो। मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे 600 प्लस वीडियो मैं YouTube चैनल पे, इस चैनल पे डाल चुका हूँ। आप अगर कोई भी कंटेंट देख लो, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक देख लो, हर एक टॉपिक में मैंने बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको NCERT करना चाहिए। इवन तो डिस्क्रिप्शन में देखोगे मैंने लिखा है NCERT इज और भागवत गीता। NCERT का हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम है, इंडिया लेवल की एग्जाम है या बोर्ड लेवल की एग्जाम है, उसमें आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका पेपर खराब जाएगा। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है, याद कर लिया है, तो पॉसिबल ही नहीं है आपके गलत मतलब कम ग्रेड्स आएंगे। डिस्टिंक्शन नीट में भी आएगा, JEE मेंस में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा। तो NCERT आपको फॉलो करना चाहिए। हर रोज़ आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। आज आपको जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे 6-8 घंटे कोचिंग लेने के बाद आपको घर आके वही कंटेंट 8 से 10 घंटे पढ़ना है। राइटिंग प्रैक्टिस रखनी है, नए नए पेपर्स सॉल्व करने हैं, फैकल्टी के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और रेगुलरिटी के साथ 2 साल की पढ़ाई करोगे तब जाके बढ़िया रिजल्ट आएगा। बहुत सिंपल है, पर ये करना जो है वो बहुत टफ है। मेरे द्वारा बोलना भी सिंपल है, ठीक है, पेरेंट्स द्वारा बोलना भी सिंपल है, और बच्चे को फॉलो करना टफ है। एक बार आदत हो गई, एक आध 2 वीक अगर आपको आदत हो गई तो 2 साल तक अगर आप ये आदत को बनाए रखोगे तो डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली वो जो टॉपिक्स हैं आपके, उसको अटेंड करूँगा और कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फॉरवर्ड करें, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वीडियो को पहुँचाना चाहिए वहाँ तक आपको डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।